तो चलिए आपको ले चलते हैं रामपुर के उन गन्ने के खेतों में जहां हवा में सिर्फ फसल की मिठास ही नहीं बल्कि एक अनजाना खौफ भी घुला हुआ था। ये कहानी उस गांव की है जहां गन्ने के खेत लोगों की जिंदगी का आधार थे। पर जब उन खेतों पर एक रहस्यमयी शिकारी का साया पड़ा तो सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। कहानी की शुरुआत होती है रज़ाक के इन लफ्जों से, जो उस वहशी चीज को देखने वाला पहला इंसान था। उसकी कांपते हुई आवाज में सिर्फ यही निकला। उसकी आंखें रात के अंधेरे में लाल बल्ब की तरह जल रही थीं, और ये शब्द उस खौफ की बस एक छोटी सी झलक थे जो पूरे गांव पर छाने वाला था। अच्छा, एक बात पहले ही साफ कर दें, ये कहानी किसी भूत प्रेत से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक असली हाड़ मास के खतरे से। रामपुर गांव में हर रात कोई चीज खेतों में घुसती और गन्ने की फसल को ऐसे रौंद देती जैसे कोई तूफान आया हो, और ये फसल गांव वालों की रोजी रोटी थी। हर सुबह पीछे क्या मिलता था? सिर्फ सबूत। बेरहमी से उखाड़े हुए गन्ने, रात के सन्नाटे में गूंजती डरावनी चीखें और गीली मिट्टी में छपे बड़े बड़े पंजों के निशान। लोगों का कहना था कि ये कोई 7 फुट का जानवर है जिसके जिस्म पर काले घने बाल हैं, एक ऐसा भालू जो किसी शैतान से कम नहीं लगता था। तो इस दहशत को रोकने के लिए किसान राजीव और उसके 3 दोस्तों ने एक तरकीब सोची। उन्होंने खेत के बीचों बीच एक 12 फुट ऊंचा मचान खड़ा किया। वो पूरी रात जागकर पहरा देते रहे, लेकिन सब बेकार। सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि मचान के ठीक नीचे की फसल भी तहस नहस हो चुकी थी। मगर अगली सुबह जब राजीव उस बर्बादी का जायजा ले रहा था तो उसकी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने इस पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया। उसे मिट्टी में एक ऐसा निशान मिला जो किसी भी जानवर का हो ही नहीं सकता था। उसे जमीन पर एक लाल रंग का धब्बा लिखा। पान का धब्बा। अब बताइए, भालू तो पान नहीं चबाते, है ना? ये एक ऐसी आदत थी जो सिर्फ और सिर्फ इंसानों की होती है। और बस इस एक छोटे से सुराग ने सारा राज खोलकर रख दिया। तो इसका मतलब साफ था, वो दरिंदा कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि भालू की खाल में छिपा हुआ एक इंसान था। और जैसे ही ये सच्चाई राजीव को पता चली, उसका सारा डर गुस्से में बदल गया। अब ये सिर्फ फसल बचाने की लड़ाई नहीं थी, ये धोखे का बदला लेने की जिद बन गई थी। उसने ठान लिया कि अगली रात वो शिकार नहीं, शिकारी बनेगा। उस रात वो काली परछाई फिर खेतों में उतरी, और इस बार राजीव तैयार था। गुस्से में अंधे हो चुके राजीव ने अपनी पूरी ताकत से कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी उसके जिस्म में धसी, खाल के अंदर से एक इंसानी चीख निकली, नहीं, रुक जाओ। जब उसका नकाब हटाया गया तो सबके होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि गांव का ही एक गरीब चोर किशोर था। शायद अपनी भूख मिटाने के लिए वो ये सब कर रहा था। राजीव का वार इतना जोरदार था कि किशोर ने वहीं दम तोड़ दिया, और अब उन सबके सामने एक नई मुसीबत खड़ी थी। इस लाश का क्या करें? पुलिस का डर, गांव में बदनामी का डर, इस डर ने उनसे एक और बड़ा गुनाह करवा दिया। उन्होंने किशोर की लाश को घसीटकर एक बंजर जमीन पर ले जाकर एक गड्ढे में फेंक दिया। न कोई अंतिम संस्कार, न कोई दुआ, बस मिट्टी डालकर हमेशा चुप रहने की कसम खा ली। उन्होंने सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा का सम्मान भी मिट्टी में दफन कर दिया था। तो एक राज तो जमीन के नीचे दफन हो गया, पर क्या जमीन के नीचे दबी चीजें हमेशा दबी रहती हैं? पूरे 7 दिन तक गांव में एक अजीब सी शांति रही। सबको लगा चलो मुसीबत टल गई। लेकिन ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी, क्योंकि जो अब लौटने वाला था वो पहले वाले खौफ से कहीं ज्यादा भयानक था। पहले इकबाल, फिर करीम, राजीव के साथी एक एक करके मारे जाने लगे, और ये कोई आम मौतें नहीं थीं। दोनों के शरीर पर कुल्हाड़ी का ठीक वैसा ही गहरा जख्म था जैसा किशोर को लगा था। उनकी लाशों के पास भी गन्ने के खेत की मिट्टी और वही पुराने पंजों के निशान मिले। अब ये साफ था, ये बदला कोई इंसान नहीं ले रहा था। फिर एक रात राजीव के घर के बाहर किशोर की रूह दिखाई दी। वो अब एक पिशाच बन चुका था। घर की दीवारों को चीरती हुई एक भारी आवाज ने पूछा, मुझे मुक्ति क्यों नहीं दी? तब राजीव को समझ आया, उसकी मौत बदला नहीं मांग रही थी, वो अपना अधूरा अंतिम संस्कार मांग रही थी। राजीव समझ गया कि इस आत्मा से लाठी और कुल्हाड़ी से नहीं लड़ा जा सकता। वो पागलों की तरह भागता हुआ गांव के तांत्रिक
मंगू बाबा के पास पहुंचा। मंगू बाबा ने उसे बताया कि इस पिशाच को शांत करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। मंगू बाबा ने साफ कहा, तुमने उस आत्मा को बेइज्जती की मिट्टी में दबाया है। अब तुम्हें उसे वही लौटाना होगा जो तुमने उससे छीना था, आग और मंत्रों का सम्मान। मतलब जो गलती की थी उसे सुधारना था। उन्हें किशोर की लाश को खोदकर निकालना था और ठीक उसी समय उसका अंतिम संस्कार करना था जब उसे मारा गया था। रात के ठीक 12 बजे वो भयानक काम शुरू हुआ। जैसे ही राजीव ने जमीन खोदनी शुरू की, किशोर की आत्मा ने उन पर हमला कर दिया। मंगू बाबा ने मंत्रों से एक सुरक्षा घेरा बनाया, लेकिन आत्मा के गुस्से के आगे वो भी कमजोर पड़ रहा था। वक्त बहुत तेजी से भाग रहा था। आखिरकार राजीव ने उस गली सड़ी लाश को बाहर निकाला और चिता तैयार की। और फिर जैसे ही राजीव ने चिता में आग लगाई, एक जोरदार चीख हवा में गूंजी। किशोर की आत्मा जबरदस्ती उन लपटों की तरफ खींचने लगी, जैसे लोहा चुंबक की तरफ खींचता है। आग की लपटों में वो जलता हुआ साया साफ नजर आ रहा था। जैसे जैसे आग की लपटें तेज होती गईं, उसके चेहरे से नफरत और गुस्सा गायब होने लगा और राख में बदलने से ठीक पहले एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, रामपुर, मुझे माफ करना। शायद वो भी हालात का शिकार था, उतना ही जितना कि एक गुनहगार। उस रात के बाद खेतों में शांति तो लौट आई, लेकिन गन्ने के पत्तों की सरसराहट में गांव वालों को हमेशा उस खौफनाक रात की याद आती रही। और राजीव ने कसम खाई कि वो फिर कभी किसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने देगा। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली राक्षस कौन है? खेतों में भटकने वाला वो भूत, या वो लाचारी और गरीबी जो एक जीते जागते इंसान को राक्षस बनने पर मजबूर कर देती है?